कि इसके बाद हमने पढ़ा था कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए पहले तो कुछ पैसा लगेगा। ठीक है, मेरे पास सपोज 1 लाख है, तो क्या ये म्यूचुअल फंड ये फ्री में करेगा? ये जो एक्टिविटी कर रहा है लोगों से पैसा लेके फिर उनको रिटर्न दे रहा है, नहीं, इसके लिए चार्जेस लेगा। ओके, पहले हमने पढ़ा था चार्जेस क्या क्या हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? एंट्री लोड या इनिशियल चार्जेस बोलते हैं, फिर एग्जिट लोड हो सकता है, चार्जेस हो। ओके, मतलब कि खर्चा इतना होगा, एंट्री लोड और एग्जिट लोड इतना खर्चा होगा, प्लस इतने एनुअल चार्जेस पर एनम के हिसाब से होंगे। ओके, बेसिकली ये चार्जेस क्यों लेते हैं म्यूचुअल फंड्स? बिकॉज इनके खर्चे उठाने हैं, राइट। जो फंड मैनेजर्स हैं वो बहुत मोटी पगार लेते हैं। ओके, वो खर्चा उठाने के लिए म्यूचुअल फंड्स ये पैसा लेते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि मिनिमम कितना, मिनिमम रिक्वायर्ड अर्निंग्स अगर चाहिए, ओके, अगर इक्विटी से कमा रहे हैं 10%, तो म्यूचुअल फंड में मिनिमम कितना कमाना चाहिए सो दैट ये 10% से इक्वल हो जाएगा। ओके, सो 10% का आइडियली इसका होना क्या चाहिए? 10%। ओके, डिवाइडेड बाय होगा 1 माइनस एंट्री लोड, बिकॉज ये जो एंट्री लोड होते हैं ये वन टाइम होते हैं। सो खर्चा काटने के बाद 10% मिलना चाहिए। ओके, सो 10% शुड बी 0.98। अगर 2% का एंट्री लोड है तो इट शुड बी 0.98। खर्चा काटने के बाद 10% मिलना चाहिए। ओके, 10% शुड बी द नेट रिटर्न। सो क्रॉस रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हम 10% डिवाइड बाई वन माइनस एंट्री लोड प्लस एनुअल एक्सपेंसेस, रिकरिंग एक्सपेंसेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो रिटर्न फ्रॉम 10% लिखते हैं, चलो, रिटर्न फ्रॉम इक्विटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एंट्री लोड प्लस एनुअल एक्सपेंसेस होना चाहिए। चलो, इसके बाद हमने पढ़ा था कि एनएवी क्या होता है। म्यूचुअल फंड का जो बाय सेल होता है वो कौन से प्राइस पे होता है? एनएवी पे होता है, नेट एसेट वैल्यू। ओके, म्यूचुअल फंड का जो भी बाय सेल हम कर रहे हैं, यूनिट्स बाय कर रहे हैं, जैसे इक्विटी के केस में शेयर्स बाय किया जाता था, म्यूचुअल फंड में एनएवी पे यूनिट्स बाय किए जाते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड इक्विटी में शेयर सिर्फ होल नंबर में बाय किए जाते थे, मतलब 10 शेयर 15 शेयर ऐसे बाय किए जाते थे। म्यूचुअल फंड में डेसिमल्स में भी खरीद सकते हो। ओके, 10.23 यूनिट्स डेसिमल भी खरीद सकते हो। ओके, कौन से प्राइस पे खरीदा जाता है? नेट एसेट वैल्यू, जो नेट एसेट वैल्यू अवेलेबल है मार्केट में उसे नेट एसेट वैल्यू पे खरीदा जाता है। एनएवी कैसे कैलकुलेट किया जाता था? ये एनएवी डेली चेंज होता है। ओके, डेली चेंज्ड एज पर द म्यूचुअल फंड्स एसेट लाइबिलिटीज चेंजेस। मेजरली एसेट चेंजेस होते हैं। एसेट के क्या चेंजेस होंगे? एसेट मतलब क्या होता है? म्यूचुअल फंड का एसेट क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इक्विटी में, बॉन्ड में, जहाँ पे भी, उसके अगर वैल्यू चेंज हुए तो ऑफकोर्स ये एसेट की वैल्यू चेंज होगी। एसेट है बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, एनएवी कैलकुलेट कैसे किया जाता था? कैलकुलेशन ऑफ एनएवी याद है? रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट का जो अभी वैल्यू हो रहा है, ठीक है, जो मार्केट वैल्यू है। एसेट मतलब यहाँ पे मेजरली होते हैं इन्वेस्टमेंट एसेट्स। ठीक है, या फिर कैश हो सकता है। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। ठीक है, वो बनते हैं एनएवी। अब ये बनेगा टोटल एनएवी निकलेगा। ओके, टोटल अगर नंबर ऑफ़ यूनिट्स जितने इशू हुए हैं अभी तक, टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स जितने भी हैं, एनएवी पर यूनिट अगर निकालना है तो क्या करेंगे? टोटल एनएवी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। और एक चीज़ इसके बाद पढ़ा था कि इनकम क्या क्या हो सकता है म्यूचुअल फंड में। इनकम थ्रू म्यूचुअल फंड,
ओके, क्योंकि म्यूचुअल फंड करता क्या है कि हमारा पैसा लेके इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। सपोज मान लो कि इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, कोई एबीसी म्यूचुअल फंड है, हमसे पैसा लेके मान लो 5 स्टॉक में मान लो इन्वेस्ट किया रिलायंस में, ठीक है, एक में नहीं बहुत सारे स्टॉक्स में लगाते हैं, फॉर नेम से ले रहा हूँ रिलायंस में, या फिर ले लो रिलायंस, एसबीआई, डाइवर्सिफाई करके ले रहे हैं, देख सकते हो। रिलायंस एक है ऑयल सेक्टर का, एसबीआई बैंकिंग है, रिलायंस बेसिकली मेजर में मान लो एक आईटीसी है कंज्यूमर्स में, ठीक है, ऐसे डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में लगाए हैं। ओके, अगर रिलायंस ने डिविडेंड दिया, ओके, 10 रुपये का सपोज डिविडेंड दिया, 10 रुपी डिविडेंड, ओके, और एसबीआई के शेयर को बेचा एबीसी म्यूचुअल फंड ने, म्यूचुअल फंड के साथ ये सब हो रहा है, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं इन्वेस्टर्स, ठीक है, हम ये सब हैं इन्वेस्टर्स हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम इनको बस पैसा दे दिए हैं। ओके, एबीसी म्यूचुअल फंड के साथ ये हो रहा है, 10 रुपये का डिविडेंड रिसीव हुआ, ओके, फिर एसबीआई का मान लो शेयर बेचा, एसबीआई का शेयर बेचा म्यूचुअल फंड ने, इससे प्रॉफिट हुआ मान लो 1 लाख का टोटल, 1 लाख टोटल कैपिटल गेन बोलेंगे इसको, ठीक है। तो क्या म्यूचुअल फंड ये गेन्स अपने पास रख सकती है? नहीं, बिकॉज ये हमारा ही पैसा लगाया हुआ है। ओके, तो म्यूचुअल फंड क्या करेगी, ये जो पैसा है कुछ एक कमीशन काट के फिर ये पैसा पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी इनको, मतलब जो डिविडेंड मिल रहा है और जो कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो कैपिटल गेन हुआ है बेच के, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी किसको, इन्वेस्टर्स को, ठीक है। अब इस पे तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पे दो चीज़ का फ़ायदा हुआ, एक हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, दूसरा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल गेन। तीसरा यहाँ पे एक चीज़ होगा कि मान लो मैंने 10 रुपये पे इन्वेस्ट किया था, जब एन था 10 रुपया, हमने डिस्कस किया कि एन पे बाय सेल होगा, एन 10 रुपये एन पे बाय किया था, वो एन हो गया 12 रुपया, ठीक है, 2 साल के बाद वो एन हो गया 12 रुपया। अब 2 साल के बीच में ये सब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, डिविडेंड कैपिटल गेन ये सब डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 2 साल के बाद एन हो गया है 12 रुपया। ओके, तो जब मैं बेचने जाऊँगा तो मेरा एक्चुअल कैपिटल गेन कितना आएगा, 2 रुपये का, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन मिला था, ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये मेरा एक्चुअल कैपिटल गेन होगा। सॉरी, एक्चुअल कैपिटल गेन होगा रेडीमेबल एन माइनस एन एट विच बॉट, जितने पे ख़रीदा था, ठीक है, मतलब जितना इन्वेस्ट किए थे और बाद में मिला कितना, वो हमारा एक्चुअल कैपिटल गेन हुआ। हम लोग पढ़े थे यहाँ तक, मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने कुछ इसके ऊपर कुछ बस इतने ही के ऊपर कुछ 15-20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13-14 से स्टार्ट हो गए अंटिल क्वेश्चन 30 तक। ओके, इसको प्रैक्टिस करोगे तो बेसिक से ही क्वेश्चन है, इस पर कुछ है नहीं, एक ही टाइप के ही क्वेश्चन है जो थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके दिया होगा, बस एक ही टाइप के सिंपल क्वेश्चन है, इसको ईजिली आप सिक्योर कर सकते हो, तो इसको छोड़ना नहीं है। ओके, चलो आज पढ़ते हैं नया टॉपिक, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब देखो म्यूचुअल फंड्स के ना टाइप बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट बहुत बहुत टाइप से बोलेंगे तो बहुत एंगल से देखते देख के बहुत टाइप के बन सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, इन्वेस्टेड एसेट और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से गोल्ड बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, फिर मान लो इक्विटी बॉन्ड हो सकता है, डेट बॉन्ड हो सकता है, सॉरी बॉन्ड बोल रहा हूँ, गोल्ड म्यूचुअल फंड हो सकता है, गोल्ड फंड हो सकता है, इक्विटी फंड हो सकता है, डेट फंड हो सकता है, हाइब्रिड फंड हो सकता है, हाइब्रिड मतलब इक्विटी और डेट मिला के, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं एज पर इन्वेस्टेड एसेट के हिसाब से देखोगे तो, ठीक है, इस ये सब थ्योरी में आता है, इसको हम बाद में देख लेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में अलग से पढ़ेंगे इसको। बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि मेजर एक क्लासिफिकेशन म्यूचुअल फंड के 3 टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड, एक होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ जिसको बोला जाता है,
ठीक है। ओपन एंडेड जैसे दिख रहा है, नाम से क्या लग रहा है ओपन एंडेड, मतलब इधर भी खाली है, इधर भी खाली है। क्लोज एंडेड मतलब क्या है, ओपन एंडेड खाली का मतलब क्या है कि यहाँ से घुसोगे तो यहाँ से निकाल सकते हो, कभी भी घुस सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। ठीक है। ओपन एंडेड लग रहा है ना ये, मतलब मान लो कि टनल है तो यहाँ से घुसे, कभी भी घुस सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। ओके। क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड का मतलब है कि सिर्फ जब आईपीओ जैसे होता है, शेयर्स का आईपीओ होता है, वैसे म्यूचुअल फंड्स का भी आईपीओ होता है, फर्स्ट टाइम जब इशू होता है आईपीओ की तरह ही होता है क्लोज एंडेड। आईपीओ के टाइम पे ही घुस सकते हो। ओके। उसके बाद डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से आपकी डीलिंग खत्म, जैसे स्टॉक में होता है, आप डायरेक्टली आईपीओ से के टाइम पे ही आप डायरेक्टली कंपनी के साथ डील करते हो, राइट। आईपीओ के बाद आप इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर करते हो। आईपीओ के केस में इक्विटी में क्या होता है कि फर्स्ट आईपीओ में कंपनी टू इन्वेस्टर्स हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टर्स कंपनी से डायरेक्टली शेयर खरीदेंगे। फिर आईपीओ के बाद इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स ही बेचना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कंपनी के साथ डायरेक्ट डीलिंग नहीं होती नॉर्मली, क्योंकि अनलेस एफपीओ वगैरह आया तो। सिमिलरली क्लोज एंडेड में क्या होता है कि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये ट्रेड होते हैं। इज माई स्क्रीन विजिबल? सब तेज हो गया। अभी अभी दिख रहा है। ओके, नो सर, अभी भी नहीं दिख रहा अभी है? भी नहीं सर। किसी को भी नहीं दिख रहा है? इन्वेस्टर ही इतना ही। हाँ, इतना ही है, इतना ही है। चलो, क्लोज एंडेड क्या होता है कि बेसिकली एक बार मतलब ये जो कंपनी सिमिलर टू इक्विटी, इक्विटी के केस में कैसे रहता है कि कंपनी से पहले आईपीओ के थ्रू इन्वेस्टर्स बाय करते हैं, फिर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर सेल होता रहता है। सिमिलरली क्लोज एंडेड में क्या होता है कि आप कंपनी टू इन्वेस्टर्स, कंपनी मतलब म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड के थ्रू डायरेक्ट बाय करते हो, एक बार इन्वेस्टर्स आईपीओ में बाय करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स के पास ट्रेड होता है। तो ये ट्रेडेड होते हैं बेसिकली, ये जो, हाँ बोलो। स्क्रीन विजिबल नहीं है। नहीं है? किसी को भी नहीं है? सर मुझे तो विजिबल चलो मैं सर दिख रहा था, मैंने लॉग आउट करके लॉग इन किया, फिर तब जाके दिखने लगा। ओके, अभी दिख रहा है सर। हाँ दिख रहा है। ओके। चलो बेसिकली हमने क्या देखा कि जो ओपन एंडेड है, कहाँ गया, हाँ ओपन एंडेड है, ये ट्रेडेड नहीं है। ओपन एंडेड है जो नॉट ट्रेडेड, और इस पर कभी भी बाय सेल किया जा सकता है। ठीक है, कैन बाय और सेल एट एनी टाइम डायरेक्टली फ्रॉम द म्यूचुअल फंड। ठीक है, डायरेक्टली हम कंपनी के म्यूचुअल फंड के पास जाके हम बाय सेल कर सकते हैं कभी भी। ओके। क्लोज एंडेड क्या होता है, ट्रेड होता है। ओके। दूसरा, बाय सेल कभी सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से सिर्फ आईपीओ के टाइम पे कर सकते हो। ओके। म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट बाय सेल, कैन बाय और सेल डायरेक्टली फ्रॉम म्यूचुअल फंड only during IPO. Okay. After IPO, investors, after IPO, investors can buy only from an existing investor. ठीक है, और ये क्या होता है जनरली, हाँ अब क्या हुआ
देखो क्लोज एंडेड का बेसिकली दोनों ओपन एंडेड क्लोज एंडेड में डिफरेंस क्या है कि ये ट्रेड नहीं होता, ये ट्रेड होता है। और इस पे बाय सेल कभी भी हो सकता है, इस पे बाय सेल सिर्फ आईपीओ के टाइम पे डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से कर सकते हो। बाकी उसके बाद नॉर्मली जैसे इक्विटी में होता है कि कि दूसरे इन्वेस्टर से बाइज करते हैं, वैसे ही करते हैं। ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नॉर्मली जैसे इक्विटी होता है, ये तो क्लोज एंडेड नॉर्मल इक्विटी के जैसा ही है। ओके, चलो। अब दिमाग में आ रहा होगा कि क्लोज एंडेड में तो हो गया कि ये ट्रेड हो रहा है, फिर ये एक्सचेंज ट्रेडेड क्या है? ओके, एक्सचेंज ट्रेडेड में जाने से पहले दोनों ही ट्रेड होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड भी ट्रेड होता है, क्लोज एंडेड भी ट्रेड होता है। अब इस पे जाने से पहले एक चीज़ देखें, क्योंकि ये ट्रेड होता है, हमने इक्विटी में देखा होगा जो इन्वेस्ट करते हो या फिर जो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में पढ़े थे कि इक्विटी कभी भी फेयरली वैल्यूड होता है क्या? फेयर वैल्यू अगर 20 रुपया होता है, किसी का 30 पे ट्रेड हो रहा है, किसी का 40 पे ट्रेड हो रहा है, किसी का 10 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है, इक्विटीज़। तो जब भी ये ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, जब भी कोई भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड कुछ भी हो, कुछ अगर ट्रेड हो रहा है ना मार्केट में, तो वो कभी भी पूरा फेयर प्राइस पे कभी भी नहीं रहेगा, ठीक है। वो हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रेड हो रहा है। सिमिलरली ये जो क्लोज एंडेड फंड्स हैं, ठीक है, इनमें बेसिकली ये क्योंकि ये ट्रेड होते हैं, ओके, और क्योंकि ये ट्रेड हो रहे हैं तो ये इसीलिए कभी भी एनएवी के आसपास नहीं रहते। एनएवी से ऊपर रहते हैं, नीचे रहते हैं, ऐसे ऊपर नीचे रहते हैं, ठीक है। एनएवी के पूरा एनएवी में कभी ट्रेड नहीं होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब एनएवी क्या होता है? नॉर्मल इक्विटी के केस में हम जो बोल रहे हैं 20 रुपया फेयर वैल्यू, ठीक है, फेयर वैल्यू। और फेयर वैल्यू मान लो 20 रुपया, और बुक वैल्यू मान लो इक्विटी का 15 रुपया है। बुक वैल्यू का मतलब वही है, नेट एसेट वैल्यू जो इसमें बोल रहे हैं वहाँ पे बुक वैल्यू है। 15 रुपये के आसपास इक्विटी में ट्रेड होता था? नहीं, 30 पे, 40 पे, 10 पे ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे एनएवी सपोज 15 रुपया है, ठीक है, एनएवी के आसपास ट्रेड नहीं होता, ऊपर नीचे जाके ट्रेड होता है क्लोज एंडेड में, क्योंकि वो ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और होता क्या है कि क्लोज एंडेड को जनरली जो फंड मैनेजर्स हैं इसको एक्टिवली मैनेज करते हैं, ठीक है। फंड मैनेजर्स मैनेज एक्टिवली, हेंस दे चार्ज हाई मनी ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा पैसा है, क्योंकि ये जो बेसिकली दोनों में एक डिफरेंस है क्लोज एंडेड और एक्सचेंज ट्रेडेड में। क्लोज एंडेड जनरली करता क्या है कि ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। जैसे देख लो रिलायंस, पूरा रिसर्च करके ये फंड मैनेजर स्टॉक्स में लगा रहे हैं, ठीक है। रिलायंस का में लगाया, या फिर कुछ कुछ देख रहे हैं कि ईवी का मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स का लग रहा है कि ये जाएगा, ठीक है। तो जो बैटरी कंपनीज है उसमें लगा रहे हैं, एक्साइड इंडस्ट्रीज मान लो, या फिर टाटा मोटर्स में लगा है। इनको लग रहा है कि जो इसके फिनेंशियल्स हैं तो थोड़ा बेसिकली रिसर्च करके लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड में, बस एक इंडेक्स को डाल देते हैं, मान लो निफ्टी 50, ठीक है। तो बस निफ्टी 50 को बस एक ये इंडेक्स को फॉलो करता है, इसको एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता। रिलायंस स्टॉक्स में लगाना मतलब एक्टिवली मैनेज करना, मतलब क्या है कि स्टॉक्स को रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है, अच्छा स्टॉक्स निकालने के लिए उस पर डालना। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को क्या करते हैं जनरली, इसको कोई फंड मैनेजर्स को ज़्यादा पैसा इस पर नहीं मिलता, और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को जनरली किसी इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए डाल दिया जाता है, ठीक है, निफ्टी 50। या फिर लग रहा है कि आईटी इंडस्ट्रीज अच्छा जाएगा, ठीक है, तो निफ्टी आईटी में लगा देते हैं। या फिर बैंक ज़्यादा अच्छा जाएगा लग रहा है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में डाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई ये इंडेक्स को फॉलो करता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, तो इसके लिए कोई फंड मैनेजर इतना कुछ ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे फंड मैनेजर्स को इतना पैसा नहीं मिलता, ओके। तो अगर कोई भी देखोगे मार्केट में जो भी क्लोज एंडेड फंड्स हैं, ठीक है, उसमें चार्जेस ज़्यादा होंगे। क्लोज एंडेड फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो मैनेजर्स हैं, फंड मैनेजर्स, वो ज़्यादा पैसा लेंगे बिकॉज वो एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में एक्टिवली मैनेज नहीं हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे फंड मैनेजर्स, ठीक है। क्योंकि इस पे ज़्यादा पैसा लेंगे, सो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जिसको बोलते हैं, मतलब जो लोड बोले ना हम लोग, एंट्री लोड, सो वो रेशियो ज़्यादा होगा। एक्सपेंस रेशियो विल बी हायर बिकॉज fund managers charge money for
अच्छा देखो, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल में भी एक एक कॉन्सेप्ट इधर उधर घुसाएंगे। बिकॉज फंड मैनेजर्स चार्ज मनी फॉर मैनेजिंग द फंड्स। कुछ डाउट है इसमें? नहीं है। सर एक बार रिपीट कीजिए सर। देखो, ओपन एंडेड होता क्या है? ओपन एंडेड ट्रेड नहीं होता। ओपन एंडेड को कभी भी आप खरीद सकते हो, डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से खरीद सकते हो, डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में जाके बेच सकते हो, कभी भी रिडीम कर सकते हो, कभी भी एंटर कर सकते हो। ओपन एंडेड सॉरी क्लोज एंडेड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या है? दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों ही ट्रेड होते हैं, ठीक है। बट तो ये भी ट्रेड होते हैं, ठीक है, ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। बट डिफरेंस क्या है? देखो, ओपन एंडेड ट्रेड नहीं होता, क्लोज एंडेड ट्रेड हो रहा है, एक्सचेंज ट्रेडेड भी ट्रेड हो रहा है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि कभी भी बाय सेल कर सकते हो म्यूचुअल फंड से ओपन एंडेड में। क्लोज एंडेड में डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से बाय सेल नहीं कर सकते। आईपीओ के टाइम पे ही डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से बाय कर पाओगे, फिर इन्वेस्टर्स के बीच में आपस में बाय सेल होगा। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं कि क्लोज एंडेड फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज नहीं होता। जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, इसमें क्या करते हैं कि मान लो हाँ, इसमें नॉट एक्टिवली मैनेज्ड। ओके, इसमें क्या करते हैं? देखो, क्लोज एंडेड फंड्स में अच्छे अच्छे स्टॉक्स पे लगाते हैं, अच्छे स्टॉक्स, ठीक है। तो अच्छे स्टॉक्स में लगाने के लिए क्या चाहिए? रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे थोड़ी लगा देंगे। अच्छे स्टॉक्स में उनके फाइनेंशियल्स को रिसर्च करना पड़ेगा, उनके रेशियोज़ को देखना पड़ेगा, उनके कैश फ्लोज को देखना पड़ेगा, ठीक है, उनका फिर मैनेजमेंट का क्या रवैया है वो देखना पड़ेगा। ये सब रिसर्च करनी पड़ती है इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी ये क्या करते हैं कि बेसिकली क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या करते हैं? इतना कुछ नहीं करते हैं। इनको लग रहा है कि मान लो कि आईटी इंडस्ट्री ऊपर जाएगा, तो निफ्टी आईटी में लगा दिए, ठीक है। लग रहा है बैंक ऊपर जाएगा, तो फिर निफ्टी बैंक में लगा दिए। इस पर कुछ रिसर्च करना पड़ा? नहीं। थोड़ा मे बी रिसर्च किए कि बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे जा रहा है, लग रहा है कि बैंकिंग इंडस्ट्रीज में कुछ रिवोल्यूशन आने वाला है, ठीक है, तो इसीलिए लग रहा है कि बैंकिंग ऊपर जाएगा, या फिर चार्ट्स के देखे। बट कम रिसर्च है, ठीक है, एज कम्पेयर टू क्लोज एंडेड फंड्स। बिकॉज क्लोज एंडेड में पूरा स्टॉक्स को पूरा डिटेल में एनालिसिस करना पड़ता है, तो भी तो देन ओनली विल बी एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट स्टॉक की कौन से लगाने से हमारा किसका रेशियो बेसिकली अच्छा है, किसके फिनेंशियल्स अच्छे हैं, वैसे रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड में वैसे ही कोई एक्टिवली मैनेज नहीं करते, ठीक है। मान लो किसी में है, किसी में डाल दिया है, निफ्टी बैंक में डाल दिया है फॉर से 5 years ऐसे डाल दिया है, ठीक है, उसको एक्टिवली मैनेज नहीं कर रहे हैं। ओके, नॉट एक्टिवली मैनेज, जनरली linked to any, generally the portfolio is linked to any portfolio is linked to any index such as nifty it, nifty consumables, bank nifty, etc, ठीक है। सो एक्सपेंस रेशियो इज लेस, ठीक है। जो फंड मैनेजर होते हैं ना म्यूचुअल फंड के, इनको प्रॉफिट जब मिलता है, फिक्स तो सैलरी कुछ मिलता है, प्लस एडिशनल पैसा भी मिलता है अच्छे से मैनेज करने के लिए, कि कितना ये पोर्टफोलियो बढ़ा पाए, ठीक है। जितना पोर्टफोलियो बढ़ेगा उनको इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। कुछ फिक्स सैलरी भी मिलती है, जनरली सीएस ही होते हैं। फिर अगर अच्छे से इंक्रीज कर पाए पोर्टफोलियोज़ को, तो उनको उसके ऊपर परसेंटेज मिलता है। सर मैंने म्यूचुअल फंड तो मतलब कंपनियों के देखे हैं, तो उसमें जनरली वो लोग लिखते हैं जैसे कि वो उसमें इतना मतलब क्लोज एंडेड है या ओपन एंडेड है, ये सब नहीं लिखते। ये तो डायरेक्ट लिखते हैं कि आपका बोनस वाला या फिर क्या जैसे एसआईपी वगैरह सब दिखता है। उस पे भी लिखा होगा, उस पे भी ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है वो लिखा होगा। मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, प्लान तो रहेगा ही, ऑफकोर्स प्लान रहेगा। क्लोज एंडेड जो है बेसिकली ट्रेडेड होते हैं, ठीक है। क्लोज एंडेड तुम जो मार्केट से खरीदते हो वो सब ओपन एंडेड, मेजर ऑफ देम आर ओपन एंडेड। फिर उसके बाद जो क्लोज एंडेड है वो स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हो, ठीक है। नॉर्मल जैसे इक्विटी खरीदते हो वैसे खरीद सकते हो।
मेजॉरिटी तुम जो बाहर से ले रहे हो वो ओपन एंडेड है, टाटा एलसीसी सर वगैरह से। इंडेक्स फंड और ईटीएफ में क्या डिफरेंस है? ईटीएफ कुछ डिफरेंस ऐसे कुछ है नहीं। इंडेक्स फंड्स में जो बेसिकली सिर्फ इंडेक्सेस को फॉलो करते हैं, ठीक है। हमने बोला ना कि जो टाइप है वो टाइप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अलग कर सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर करोगे तो इंडेक्स फंड बोलेंगे हम। ईटीएफ एक ब्रॉडर कैटेगरी है कि जनरली इस पे कोई कोई भी एक इंडेक्स को टैग कर देते हैं, मतलब कोई भी एक इंडेक्स को फॉलो करता है जो और बाकी इसको एक्टिवली ऐसे देखते नहीं है कि कितना बड़ा, फिर उसके हिसाब से चेंज करना है पोजीशन या फिर ये वो नहीं देखते हैं, ठीक है। ओके सर। चलो फिर पढ़ते हैं टाइप ऑफ प्लान्स क्या क्या हैं। ये हो गया टाइप ऑफ फंड्स, ठीक है। ये जो ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, एक्सचेंज ट्रेडेड देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन जब करेंगे ना तब ये बस टर्म यूज़ करेंगे। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया गया, क्लोज एंडेड फंड में इन्वेस्ट किया गया, एक्सचेंज ट्रेडेड में इन्वेस्ट किया गया। तो फिर दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि ओपन एंडेड क्या है, क्लोज एंडेड क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड क्या है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं टाइप ऑफ प्लान्स में, ठीक है। प्लान्स भी हैं 3 टाइप के मेजरली। एक होता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, एक होता है बोनस प्लान, एक होता है ग्रोथ प्लान, ओके। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब क्या होता है कि आपको जो डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, आप उसको बार बार री इन्वेस्ट करते जाओगे, ओके। आप ये बेसिकली जब आप म्यूचुअल फंड के पास जाओगे तो वो आपको ऐसे प्लान्स सजेस्ट करेंगे, ठीक है, कि आप डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान लो या फिर बोनस प्लान लो या फिर ग्रोथ प्लान लो। आपको लेना है कि डिसाइड करना है कि कौन सा प्लान सही रहेगा आपके लिए। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान बेसिकली है क्या कि जो भी इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा, सॉरी डिविडेंड मिलेगा, वो री इन्वेस्ट होता जाएगा, ठीक है। डिविडेंड्स विल गेट री इन्वेस्टेड, ठीक है, एट द NAV prevailing on the date of डिविडेंड पेमेंट। जिस दिन डिविडेंड पेमेंट हो रहा है उस दिन जितना भी NAV है डिविडेंड वो उसके हिसाब से इन्वेस्ट हो जाएगा। बोनस प्लान क्या होता है कि जनरली इस केस में क्या करते हैं कि डिविडेंड नहीं देते हैं, कुछ एडिशनल यूनिट्स देते जाएंगे, ठीक है। आपको फर्स्ट ईयर रेशियोज के हिसाब से मिलेगा। सपोज आपने खरीदा था 100 यूनिट्स खरीदा था ओरिजिनली, ठीक है, आपको मान लो 1:2 के दिया गया, ठीक है, मतलब 50 यूनिट्स एक्स्ट्रा दे दिए, ओके। 1:5 दिया, ऐसे यूनिट्स एडिशनल यूनिट्स बोनस यूनिट्स देते जाएंगे, ओके। तो बाकी डिविडेंड्स नहीं मिलेगा इसमें। अगर बोनस प्लान में जा रहे हो तो फिर डिविडेंड नहीं मिलेगा, बस बोनस यूनिट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। नो डिविडेंड पेड, इंस्टेड bonus units are issued periodically, ठीक है। डिविडेंड कुछ इशू नहीं, पेड नहीं होता है, बोनस यूनिट्स पीरियडिकली इशू किए जाते हैं। फिर आता है ग्रोथ प्लान। ग्रोथ प्लान में जाने से पहले बता सकते हो कि जब भी म्यूचुअल फंड डिविडेंड पेमेंट करता है, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड से हो क्या रहा है, म्यूचुअल फंड के हाथ से कैश आउटफ्लो हो रहा है, करेक्ट। म्यूचुअल फंड के हाथ से कैश जा रहा है, तो जब जब कैश गया क्या इसका इम्पैक्ट NAV पे पड़ेगा? जब जब कैश गया क्या इसका इम्पैक्ट NAV पे पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ेगा। एनएवी कम होगा। NAV कम होगा बिकॉज कैश कम हो गया, आपका एसेट कम हो गया, ठीक है। तो ग्रोथ प्लान में बेसिकली होता क्या है कि कंपनी ना डिविडेंड देती है ना बोनस देती है, सॉरी म्यूचुअल फंड ना डिविडेंड देती है ना बोनस देती है, पूरा आपके रिटेन करके रखोगे। से सपोज ले लो 5 साल का ले लो, ठीक है, तो आप 5 साल तक पूरा रिटेन करके रखोगे,
कंपनी अगर डिविडेंड नहीं दे रही है तो सॉरी म्यूचुअल फंड अगर डिविडेंड नहीं दे रही है तो वो क्या करेगी, वो पैसे को कुछ किसी और स्टॉक्स पे लगाएगी, कुछ और अच्छे पोर्टफोलियो पे लगाएगी, उसको ग्रो करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ऐसे होते होते मान लो आपने 100 रुपये लगाया था, 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपया लगाया था। ठीक है, तो इसमें और कुछ होगा नहीं। ठीक है, नो इशू, नथिंग, नो एक्टिविटी, बीच में कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगा। आफ्टर 5 ईयर आपके जो 10 रुपये एन है वो ऑफकोर्स बढ़ा होगा, बिकॉज इसमें डिविडेंड इशू हो जाता था, यहाँ पे बोनस इशू हो जाता था। तो ये जो है 10 रुपये का, ये बेसिकली बढ़ते बढ़ते मान लो 50 रुपये का होगा। बहुत ज़्यादा बोल दिया, 20 रुपये हो गया मान लो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रोथ प्लान। तो अभी कुछ कुछ भी नहीं, मतलब बीच में कभी भी कुछ भी पेमेंट नहीं होगा। एंड में आपका एन जो है बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज बीच में कभी कुछ पेमेंट नहीं हुआ है। क्लियर है? री इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब है कि आपको डिविडेंड पीरियडिकली दिया जाएगा और डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाएगा उसी रेट पे, जिस जो एन था उसी रेट पे री इन्वेस्ट हो जाएगा। बोनस प्लान क्या होता है कि डिविडेंड नहीं मिलेगा, आपको बोनस इशू किया जाए, बोनस यूनिट्स इशू किए जाएंगे। ग्रोथ प्लान में ना डिविडेंड मिलेगा ना बोनस मिलेगा, वही सेम नंबर ऑफ यूनिट्स रहेंगे, बट एन क्योंकि ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है तो एन बढ़ते 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 जाएगा। ठीक है, नो डिविडेंड और बोनस, द एन since mutual fund will use that cash for additional investments, the NAV will increase gradually. ठीक है, सो आप जब रिडीम करोगे तो आपको बहुत एक हैवी NAV में आप रिडीम करोगे। क्लियर है तीनों? डिविडेंड, रीइन्वेस्टमेंट प्लान, बोनस प्लान और ग्रोथ प्लान। यस सर। अच्छा, किसी ने ये क्यों नहीं पूछा कि बोनस प्लान पे NAV का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्यों पड़ेगा? बताओ सोच के। सर एनएवी कम हो जाएगा लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे बढ़ जाएगा, तो सेम ही रहेगा। करेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए तो NAV कम होगा। ठीक है, बिकॉज टोटल NAV हमेशा टोटल NAV, म्यूचुअल फंड का टोटल NAV बोल रहा हूँ, मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी। अगर वो 100 का था अभी भी 100 का ही रहेगा, बट नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स अगर 10 था तो अभी 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो NAV 10 आ रहा था वो 5 होगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। ठीक है, कल आई थिंक म्यूचुअल फंड ख़त्म हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन, कुछ 15 क्वेश्चंस हैं और बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं हार्डली कुछ 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि बार बार रिपीट किए गए हैं। ठीक है, तो 4-5 नहीं, बहुत कम बोल दिया, 6-7 क्वेश्चंस होंगे। हम्म, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। एक्चुअली लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ है नहीं इसमें। हम्म, चलो क्या बोल रहे हैं कि
सन मून म्यूचुअल फंड अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम। मतलब क्या है ओपन एंडेड का मतलब क्या है बताओ? कि एक उसमें ट्रेड म्यूचुअल फंड से डायरेक्टली बाय कभी भी, हाँ कभी भी बाय कर सकते, कभी भी रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। चाणक्य अपॉर्चुनिटी फंड उसका नाम दिया गया है। देयर वर 3 प्लान्स, 3 प्लान है, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान, बोनस प्लान, ग्रोथ प्लान, ठीक है। इसको ए बोला गया है, इसको बी बोला गया है, इसको सी बोला गया है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, आईपीओ कब हुआ? 1 अप्रैल 1999 में। मिस्टर आनंद, मिस्टर बच्चन, मिसेस चारू, 3 investors invested 1 lakh each and chosen B, C, A plan respectively. ओके, तो मिस्टर आनंद ने क्या लिया? बी प्लान, बी मतलब बोनस प्लान, ओके। बच्चन ने क्या लिया? बच्चन ने लिया सी प्लान, ग्रोथ प्लान। अब चारू ने क्या लिया? ए प्लान, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। बोल रहा है द हिस्ट्री ऑफ द फंड इज एज फॉलोज, ठीक है। आईपीओ में ये लिया, फिर ये फ्यूचर का ये दिया, ये हुआ। डिविडेंड परसेंटेज दिया है, बोनस रेशियो दिया है, एनएवी दिया है, जबकि फेस वैल्यू जिसका था 10 रुपया। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के अंदर इतना इतना एनएवी रहा 2003, 4, 7, 8, 8, 9, 9 पे, ठीक है। इतना इतना एनएवी रहा, ओके। ऑन 31 जुलाई ऑल 3 इन्वेस्टर्स रिडीम्ड ऑल द बैलेंस यूनिट्स। 31 जुलाई को तीनों ने अपने जितने भी यूनिट्स थे वो सारे रिडीम कर लिए, ओके। बोल रहे एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करो। कंसिडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो 10% उस पर टैक्स लगेगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.2% है, ठीक है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है 0.2%। ओनली ऑन सेलर रिडेम्पशन ऑफ, अगर जब सेल करने जाओगे तो 0.2% का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दोगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10% लगेगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन एसटीटी दोगे 0.2% रिडेम्पशन वैल्यू पे। एजुकेशन से इसको इग्नोर करो। क्वेश्चन समझ में आया? ट्राई करना चाहते हो खुद? एटलीस्ट एक एक तो ट्राई करते हैं। आनंद का बोनस प्लान है, ठीक है। पहले डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान चारू के प्लान से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। अगर हम देखना चाहते हैं डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान में होता क्या है बेसिकली, जिस दिन डिविडेंड मिला, जितना जितना डिविडेंड मिला, ठीक है, उस दिन जितना प्राइस होगा, एनएवी होगा, उसी पे रीइन्वेस्ट होगा, करेक्ट। उसी दिन जो प्राइस दिया है उस पे रीइन्वेस्ट होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कितना डिविडेंड मिला वो निकालना पड़ेगा, उस दिन कितना प्राइस था एनएवी का वो दिया हुआ है, फिर रीइन्वेस्ट करके कितना कितना यूनिट्स बना वो बोलना पड़ेगा। आया समझ में? तो हमारे पास ओरिजिनल हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था? 1 लाख का, ठीक है। ये थोड़ा पेपर पेन चलाओ। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है। फेस वैल्यू हमने क्योंकि आईपीओ के टाइम पे लिया था, इनिशियल पब्लिक ऑफर पे, ओके। तो बता सकते हो हम कितने पे खरीदे थे? दिया नहीं है कुछ। कितने पे खरीदे थे? कितना यूनिट था? नंबर ऑफ यूनिट 10 पे करेगा। 10,000। 10 पे ही खरीदे थे। 10,000 में खरीदे, 10,000 यूनिट्स खरीदे थे, ठीक है। 10,000 टोटल अमाउंट है ये, टोटल वैल्यू। फिर है इन्वेस्टमेंट की कितने पे किया? 10 रुपये पे। नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000, ठीक है। फिर क्या हुआ? 28 जुलाई 2003 को डिविडेंड मिला, ओके। अच्छा बताओ डिविडेंड कितना मिला होगा मुझे? 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज़,
ठीक है 20. 10,000 नंबर ऑफ यूनिट्स है, फेस वैल्यू 10 है, उसके ऊपर 20%, ठीक है। तो 20, ये टोटल वैल्यू नहीं लिखता हूँ, इसको कुछ और लिखेंगे। 20,000 डिविडेंड मिला, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड री इन्वेस्ट करूँगा, उस दिन NAV कितना था, ये डिविडेंड 30. NAV था कितना, 30.7, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना बना, 651.47 एक्स्ट्रा यूनिट्स मिलेगा, तो 10,651.47. 651.47 एक्स्ट्रा और री इन्वेस्टेड यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स री इन्वेस्टेड, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए, 10,651.47, ओके। फिर नेक्स्ट मुझे डिविडेंड मिला कब, 31 मार्च 2004 को, 70% मिला। बता सकते हो कितना मिलेगा मुझे, कितना मिलेगा, नंद किशोर बताओ। हाँ बताओ दर्शन। 74, 560, 563. 563 कैसे कैलकुलेट किया वो भी बता दो। 10,651.47 into 7 rupees. बिकॉज इंटू 10 करके बेसिकली 70%, ठीक है। हमेशा याद रखना कि फेस वैल्यू पे डिविडेंड दिया जाता है, ओके। फिर NAV कितना था, 58.42, तो कैसे होगा क्या, वो जो 74,000 वो कैसे निकला, हमारे यूनिट्स थे कितने, 10,651.47, ठीक है। फेस वैल्यू पे हमेशा मिलता है डिविडेंड, जो 70% मिलता है, ये फेस वैल्यू पे हमेशा मिलता है। फेस वैल्यू अगर 10 रुपया है तो 70% मतलब 7 रुपये, एक शेयर पे 7 रुपये, एक यूनिट पे 7 रुपये का डिविडेंड मिला। तो हमारे पास इतने यूनिट्स है, ठीक है। हाँ, फिर ये NAV कितने 58.42 पे इन्वेस्ट हुआ, कितने यूनिट्स हुए, यूनिट्स कितने हुए, 1,276.28. 0.228, ओके। फिर टोटल यूनिट्स कितने हो गए, 76.28, ये बन गए 11,927.75, ओके। फिर उसके बाद जब डिविडेंड मिला, कितना डिविडेंड मिला, 31 अक्टूबर को मिला 40%, ठीक है। अब कितना डिविडेंड मिलेगा, 47,711, बिकॉज 4 रुपये का डिविडेंड है, ओके। उस दिन NAV कितना था, 42.18 डिवाइडेड बाई 42.18 बना कितना, 11,31.13, ओके। ये पूरा कैलकुलेटर में होना चाहिए, 058.88। फिर उसके बाद डिविडेंड कब मिला, 15 तारीख को मिला, 25 रुपये का डिविडेंड मिला है, 15 मार्च को, 15 मार्च 2008 आई थिंक, हाँ। ठीक है, तो डिविडेंड मिले 32,647.19, ओके। फिर NAV कितना था, 46.45। ये बस लेंथी होगा क्वेश्चन, ठीक है, आंसर करते वक्त लेंथी होगा, बट ये इजी है। 702.85 प्लस 13,058.88, ये बना 13,761.17,
ठीक है। अब इसके बाद है, इसके बाद और यहाँ पे कुछ डिविडेंड नहीं है, सीधा 24 मार्च को है। 24 मार्च 2008 को कितने परसेंट डिविडेंड मिला? 40% का, तो इंटू 4 इट विल बी 55,046.90। ओके, अब इसको री इन्वेस्ट करेंगे कितने पे? 48.10 पे 1100। ओके, बेसिकली थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, फिर ये इजी है। 14905.60। ओके, तो हमारे ये हो गए क्लोजिंग यूनिट्स। उसके बाद और कुछ डिविडेंड मिला है 24/3 के बाद? नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो हम जो रिडीम करेंगे, कितने पे रिडीम करेंगे? बताओ। 53.75। 53.75 पे। सो रिडेम्पशन वैल्यू हमारा क्या होगा? 14905.60 इंटू 53। 31 जुलाई को रिडीम किया है हमने, तो जो था उस दिन जितना था 53.75 था। ओके, 53.75, 8,1175.8। अच्छा खासा रिटर्न मिला। चलो, कितने साल रखा इन्होंने? 1999 से 2009, 10 साल रखा। चलो ठीक है, फिर भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके, अब क्या है? रिडेम्पशन वैल्यू मिल गया। फिर दिया है क्या कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिया है 0.2%। ओके, तो लेस करेंगे या क्या करना है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का? लेस STT 0.2%। ठीक है, कितना आ रहा है बताओ? 1602.35। 0.35। ओके, सो नेट में बचा कितना? $799,573.64। 799,573 पॉइंट 665। 65। ओके, चलो फिर ये बेसिकली हमारा रहा क्या? बचने मतलब एसटीडी काटने के बाद हमारे हाथ में कितना आया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है बताओ? टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा अभी सोच के बताओ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 10% का इनकम टैक्स लग रहा है। बताओ टैक्स का इम्पैक्ट क्या आना चाहिए? सोच के बताओ। 2009 में मतलब जो लास्ट वाला मिला वो शॉर्ट टर्म होगा, बाकी सब लॉन्ग टर्म। वेरी गुड। ये जो मिला है सिर्फ इसी पे शॉर्ट टर्म लगना चाहिए। क्या गया? हाँ, ये 1144 जो किए, क्योंकि शॉर्ट टर्म होता क्या है? शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन क्या है? 1 year से लेस पीरियड ऑफ होल्डिंग रहेगा। अच्छा, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए कितना लगाएंगे? 10% का टैक्स है। 10% 10% का टैक्स है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना निकलेगा? इसका एक्विजिशन कितना है? 48.1 पे हमने ख़रीदा था, बेचा कितने पे? 53.75 पे। और 53.75 से 0.2% माइनस आइडली करना नहीं चाहिए, कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली इनकम टैक्स में एसटीटी डिडक्शन का लेता नहीं है, सो इट्स नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। सो 53.75 माइनस 0.2% कर भी सकते हो। आईसीआई ने किया हुआ है,
बट आई थिंक इन्होंने अजम्पशन में भी लिखा है नोट पे कि हाँ, alternatively figure of this can be taken as without net of tax because as per proviso 5 of section 48 no deduction of STT shall be allowed in computation of capital gain. ठीक है, अभी आप कर सकते हो, इन्होंने किया है बट लिखा भी है कि ऐसे बिना एडजस्ट किए भी कर सकते हो। तो एडजस्ट करके करेंगे तो बेसिकली 53.75 माइनस 0.2%, 0.2% जो कि आया 53.6425, सो इट विल बी 53.65 इंटू 0.98 माइनस जितने पे खरीदा था हमने, कितने में खरीदा 48.10, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है 1144.43। ठीक है, कितना आ रहा है कितना आ रहा है यही तो है दिक्कत, तुम लोग कैलकुलेशन नहीं करते हो। 5235.77 इतना ही आ रहा है या फिर कितना आ रहा है, या मैं गलत किया क्या मैंने? सर 10% निकाला, इसके ऊपर 635 आएगा। 10%, हाँ हाँ इसके ऊपर 10% @10%। ठीक है, ये तो गेन निकला, फिर इसके ऊपर 10%, 635। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल करके फिर नेट हमारा इनकम हुआ, बाकी टैक्स कटने के बाद नेट इनकम कितना हुआ। ओके, नेट इनकम कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो नेट रिसीव्ड हुआ, नेट अमाउंट रिसीव्ड निकला 799,573.65 माइनस 635 विच इज 798,938.65। इन्वेस्ट हमने कितना किया था 1 लाख, यस, सो लेस अमाउंट इन्वेस्टेड 1 lakh, so net income will be 698,938.65। ओके, अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्या एनुअल रेट ऑफ रिटर्न पूछा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे एनुअल रेट ऑफ रिटर्न will be 698,938.65 डिवाइडेड बाय 1 लाख। ठीक है, ये एनुअल का निकल जाएगा, फिर पीरियड पूरा सॉरी पूरा टोटल पीरियड के लिए निकल लिया। हमें एनुअल चाहिए तो कब इन्वेस्ट किया था 14/1999 से 31 जुलाई 2009 तक। ठीक है, तो जितना हुआ टोटल, कितना पीरियड कितना महीना हो रहा है 99 से 2009 मार्च तक हो गया 12 सर 124। 120 और ये 3 हो गया 124, हाँ करेक्ट। तो so then this is divided by 12 into 1 सॉरी इंटू 12 डिवाइड बाई 124 इंटू 100। ठीक है, जितना आया वो तुम्हारा है एनुअल रेट। समझ में आया पूरा डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का, या डाउट है? कहीं भी डाउट है तो पूछो। समझे। चलो अब चलते हैं बोनस प्लान पे। बोनस प्लान में भी सेम ही चीज़ है, अगर देखोगे तो बोनस प्लान में हो क्या रहा है, बस यहाँ पर डिविडेंड री इन्वेस्ट हो रहा था एनएवी पे। ठीक है, बस यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जितने भी यूनिट्स थे क्लोजिंग में, रेशियो के हिसाब से एडिशनल यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। बोनस प्लान, ओके, यहाँ पे कंट्रोवर्सी है बोनस प्लान पे, फॉर दैट पर्पस ओनली आई एम डूइंग दिस। ओके, टैक्स कैलकुलेशन के लिए। चलो बोनस प्लान में क्या है, बेसिकली स्टार्टिंग में कितने यूनिट्स लिए थे हमने, 10,000 यूनिट्स लिए थे।
31 मार्च 2004 को हमें मिले कितने परसेंटेज के हिसाब से 5:4 के हिसाब से, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स ओरिजिनली थे 10,000, 31 मार्च 2004 को, हाँ 5:4 के हिसाब से बोनस शेयर मिले, कितने मिले होंगे? 12,500। 12,500 का मिला होगा। एडिशनल टोटल मिला के तो 10,000 था, ओके। 5:4 के हिसाब से एडिशनल यूनिट्स मिले तो हुआ कितना 12,500, तो टोटल यूनिट्स कितने हो गए 22,500 टोटल यूनिट्स। ये था 1 मशीन 1999, ओके 5:4 के हिसाब से। फिर नेक्स्ट कब मिले? 31 मार्च 2008 को, 2008 कितना मिला 1:3। देख सकते हो ये बहुत सी सिंपल चीज़ है, ठीक है। इस पर इजीली मार्क सिक्योर कर सकते हो, ये इजीली 8 मार्क का आएगा, बट लेंथी है, थोड़ा सा हैंड स्पीड चाहिए इसके लिए, ठीक है। एग्ज़ाम में ये एक चीज़ कोशिश करना, बाकी कुछ करो ना करो, क्वेश्चन ऐसे ही ये करना, एक अटेम्प्ट करना कि 100 मार्क का क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। मैं गारंटी देख कर लेता हूँ कि आप एग्जामिशन सिक्योर करोगे। 100 मार्क्स का अपियर करके आना डेफिनेटली, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए? हैंड स्पीड चाहिए, हैंड स्पीड के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो 1:3, 1:3 कितना मिला होगा? 22,500 कितना मिला है? 22,500 कितना आ रहा है? 7,500। 7,500, 7,500 ये हो गया कितना? आई थिंक 30,000, हाँ। फिर कब मिला? 24 मार्च को 1:4, 24/3/2009 को 1:4 मिला। 1:4 के हिसाब से कितना बनेगा? वही आई थिंक 7,500 7,000। टोटल यूनिट्स बन गया 37,500। रिडेम्पशन करेंगे, रिडेम्पशन वैल्यू क्या बनेगा? 37,500, जो जितना प्राइस था कितना था? कम हुआ था 22.98, 22.98, 861,750 लेस STT 0.2%, ठीक है 1723.5, ओके। फिर जो नेट अमाउंट आया, फिर इससे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करेंगे। इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा कि नहीं बताओ, कि लॉन्ग टर्म आएगा कि क्या होना चाहिए, ये देख के बताओ। बोनस इशू हमें हुआ 24 मार्च 2009 को, हम रिडीम किए 31 जुलाई 2009 को। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा कि नहीं? अगर आएगा तो कितने अमाउंट पे आएगा, अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? लास्ट वाले बोनस पे आएगा। बोनस पे आएगा, कितना आएगा? कितना आएगा? बताओ। ऐसा कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो बता दो। सिर्फ 2,238 आ रहा है। 2,238 कैसे है? ये लास्ट जो बोनस मिला था उसका NAV माइनस जो रिडेम्पशन किया था उसका -0.2%। रिडेम्पशन ठीक है, बट जो NAV पे बाय किया था वो क्यों लिया? बोनस पे ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बोनस तो फ्री में मिला। टैक्स में इनकम हाँ, टैक्स एक्ट क्या कहता है कि जनरली इसका परचेजिंग जो बोनस है उसका ज़ीरो होना चाहिए, ओके। आइडियली वो होना चाहिए, ठीक है, टैक्स के हिसाब से वो आइडियली होना चाहिए। बट ICAI क्या प्रिज्यूम करता है कि जो NAV है बेसिकली, अगर मान लो कि बोनस प्लान ना, NAV जो है बेसिकली है क्या कि
इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैश डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन लेते, सिंपली हम बोल रहे हैं कि अगर डिविडेंड रीडिस्ट्रीब्यूशन प्लान ले लेते तो हमें उसके ऊपर कुछ डिडक्शन मिलता है, एज इन हम जो कॉस्ट है उसको एज ए डिडक्शन लिखते। ठीक है, अब बोनस प्लान में जस्ट बिकॉज हमने एक और प्लान ले लिया, ठीक है, तो क्या हम कॉस्ट उस पर नहीं लेंगे? ऐसे वो अज्यूम करता है कि वो कॉस्ट भी उस पर कंसिडर किया जाएगा, बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट इफ़ यू गॉट एनी बोनस शेयर्स और बोनस यूनिट्स देन द कॉस्ट ऑफ दैट विल बी नील। ठीक है, तो आइडियली नील होना चाहिए। ओके, बट ऐसे इसको कॉस्ट मान के जो एन पे लिया जिस दिन इशू किया गया था उस दिन जो कॉस्ट है उसके ऊपर लेके कैलकुलेट करता है। ओके, सो आई वुड रिकमेंड टू डू लाइक दैट, बट लॉजिकली अगर देखोगे तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नील होना चाहिए इसका कॉस्ट। ओके, बिकॉज हमें मिला, फ्री में मिला, राइट, बोनस का कुछ और नहीं है। तो ICI बेसिकली व्हाट इट डज इज 22.98 इंटू 0.98 माइनस कितने पे किया गया, जिस दिन हमें मिला उस दिन कितना था 19.95, ओके, इंटू कितने यूनिट्स हैं, 7500 यूनिट्स हैं। टैक्स कितना है 10% का, कितना आ रहा है, कितना आया था दरअसल? सर एक मिनट फिर से कैलकुलेट। 22.98 into 0.98 minus 19.95 into 7005, 2235। ओके, माइनस 0.2% माइनस 19.38। चलो ओके, हो गया, समझ में आया। बेसिकली आइडियली इट शुड बी कॉस्ट जो है वो नील होना चाहिए। तो एक चीज़ ध्यान रखना, बिकॉज ICA डज इट कंसिडरिंग द टोटल कॉस्ट। ओके, सो उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये वाला इम्पोर्टेंट है, कैलकुलेशन इसका। फिर इसके बाद यहाँ पे ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी का तुम निकाल सकते हो खुद। अच्छा, ग्रोथ प्लान में क्या होगा, सिंपली बता सकते हो ग्रोथ प्लान में क्या होगा? 10,000 यूनिट्स हमने खरीदा था, उसका देख सकते हो यहाँ पे देखो, NAV बढ़ते 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 82.07 को आ गया। बाकी का देख सकते हो गिरा, 53.75 आया था, इतना नहीं बढ़ा डिविडेंड इन्वेस्टमेंट में, इस पर पूरा गिर गया कि नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत ज़्यादा बढ़े, 22.98 हुआ, 31.4 से 22.98 को आ गया, जबकि ये बढ़ते बढ़ते 33.42 से 82 पॉइंट, तो 10 रुपये में इन्वेस्ट किया था, कितने पे रिडीम किया, 82 पे, तो मिला कितना होगा, 8,20,000। ओके, रिडेम्पशन वैल्यू इसका कितना होगा, 82.07, राइट, हाँ, 07 इंटू 10,000, 8,20,700। अब बताओ इस पे टैक्स वैक्स कुछ लगेगा, बताओ। सर ये तो पूरा लॉन्ग टर्म है। पूरा लॉन्ग टर्म आएगा, सिर्फ STT जाएगा, बिकॉज STT सब में लगेगा। 8,20,700 माइनस 0.2%, ओके, काट के हुआ 81,9058.6। ओके, यार मैंने ये क्या किया यहाँ पे, 0.98 क्यों किया है, 0.2 माइनस कर रहे हैं ना,
0.80 होगा। चलो ओके, रिडेम्पशन वैल्यू हो गया। हाँ, इस पर अभी टैक्स वैक्स कुछ लगेगा नहीं, बिकॉज ये पूरा लॉन्ग टर्म है। ठीक है, लेस अमाउंट इन्वेस्टेड 1 लाख। अब इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नील होके एज इन कैपिटल गेन लगेगा, टैक्स नील होगा। 719,058.6 टैक्स हो जाएगा कैपिटल गेन नील। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना है, कैपिटल गेन टैक्स नील है। ओके, पूरा समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है तीनों प्लान्स में, ग्रोथ प्लान, बोनस प्लान और डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान में। ये सिंपल है, इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। इनफैक्ट आई थिंक सेम ही क्वेश्चन है। ओके, 2 लाख इज प्लान डी और प्लान बी, इसमें 2 ही प्लान दिए गए हैं, प्लान डी बी, एक 3 प्लान नहीं दिया है। डिविडेंड प्लान और बोनस प्लान, ग्रोथ प्लान नहीं दिए। बहुत बड़ा काम करते हैं इन्होंने। चलो फिर 33 क्वेश्चन सेम है तो ट्राई कर सकते हो। 34 NAV कैलकुलेशन का है, इसको आई वांटेड टू डू इट इन द क्लास, कर सकते हैं अभी भी, इसमें कुछ है नहीं। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 27 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, बट आई वुड लाइक यू गाइज टू यूज़ योर ब्रेन एंड डू इट। ओके, क्लास में सिर्फ बता के कुछ फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना। ठीक है, आंसर देख के मत करना, पहले खुद का दिमाग लगाना, फिर अगर नहीं होगा तो बाद में देखेंगे आंसर, देखना क्या करना है, या फिर क्लास में करेंगे, बताना। बट मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ, करना तुम्हें खुद है। देखो दिया, मिस्टर एक्स ऑन 1 जुलाई 2007 ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफर ऑफ सम म्यूचुअल फंड। ठीक है, कुछ इनिशियल ऑफर के टाइम पे 1 जुलाई को इन्वेस्ट किया, कितना? इन्वेस्टेड इन 10,000 यूनिट्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10 फॉर ईच यूनिट। मतलब क्या है, ये स्टार्टिंग पीरियड है 1/7/2007 को इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया? 10,000 यूनिट्स एट ₹10। ठीक है, फिर क्या हुआ, 31 मार्च 2008 आया। ठीक है, ये जुलाई में किया था, 31 मार्च 2008 को डिविडेंड पेड किया गया बाय द म्यूचुअल फंड वाज 10%। 10%। ठीक है, डिविडेंड 10%। दिमाग, खुद का दिमाग लगाना, आंसर देख के करना नहीं है। ठीक है, होमवर्क पे ही दे रहा हूँ, बस क्वेश्चन समझा रहा हूँ। डिविडेंड पे किया गया 10%, एंड मिस्टर एक्स फाउंड दैट हिज एनुअलाइज्ड यील्ड, ठीक है, एनुअल यील्ड हुआ वाज 153.33%। कब फाउंड किया, कब पता चला? 31 मार्च को। ठीक है, यहाँ पे एनुअल यील्ड कितना है? 153.33%। ठीक है, एनुअल यील्ड अच्छे से देखना, यहाँ पे डेट्स पे ध्यान देना। फिर बोल रहे हैं ऑन 31 दिसंबर, ये दिसंबर नहीं, आई थिंक ये क्वेश्चन गलत दिया है इन्होंने, ऑन 31 मार्च है। ठीक है, ऑन 31 मार्च 20% डिविडेंड वाज गिवन। ओके, 31 मार्च को 20% डिविडेंड दिया गया। 31 मार्च आ गया सपोज यहाँ पे, कितना डिविडेंड दिया गया? 20%। On 31st March 2010, Mr. X redeemed all his balance of 11,296.11 यूनिट्स थे। तो यहाँ तक आते होते इनके यूनिट कितने हो गए थे? 11,296.11। तो ये कौन सा प्लान था? कौन सा प्लान था? डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट। डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान। बिकॉज
ये जो डिविडेंड इसको मिले, ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पे डिविडेंड मिले, यहाँ पे 20% का डिविडेंड मिला, सब कुछ ये री इन्वेस्ट कर देता था। ओके, तो जब 11,296 यूनिट्स मिले, व्हेन इज एनुअलाइज यील्ड वाज 73.52%। यहाँ पे एनुअलाइज यील्ड कितने थे? एनुअल यील्ड हो गए थे 73.52%। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इस दिन पे NAV कितना था, इस दिन पे NAV कितना था, इस दिन पे NAV कितना था। यहाँ पे कैलकुलेट करना है A नोड, यहाँ पे B नोड में कैलकुलेट करना है, ये C नोड है। इन तीनों जगह पे NAV कितना था कैलकुलेट करना है। खुद का पूरा दिमाग लगाना, ठीक है, फिर कैलकुलेट करने की कोशिश करना। फिर करने के बाद लगेगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी लग रहा होगा मे बी कि डिफिकल्ट है, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन का इधर दिमाग लगाना है। एनुअल यील्ड इतना दिया गया है, सोचना है कि यील्ड कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, यील्ड के लिए लगता क्या क्या है, डिविडेंड लगता है, NAV लगता है, ठीक है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना। बट ये देखना कि ये एनुअल यील्ड दिया हुआ है। फिर यहाँ पे निकल गया यील्ड, सॉरी यहाँ पे NAV निकल गया, तो यहाँ पे जितना डिविडेंड मिला है वो री इन्वेस्ट होगा NAV पे बन के, फिर यहाँ पे डिविडेंड पेमेंट हुआ 20%। ठीक है, तो यहाँ पे 20%, यहाँ पे कुछ डिविडेंड मिला होगा। ठीक है, कुछ प्राइस पे यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया होगा। तो इन्वेस्ट करने के बाद ये जो था यहाँ पे यूनिट था, A यूनिट पे जितना यूनिट था, B इन्वेस्टमेंट पे जो B यूनिट पे जितना एडिशनल यूनिट्स मिले, फिर सब मिला के हुए कितने एंड में 11,296। ओके, और फिर एनुअल यील्ड यहाँ पे दिया हुआ है, तो C नोड पे तुम्हें निकालना है क्लोजिंग NAV यहाँ पे कितना था फिर। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाना, खुद का प्रोसेस मैंने बता दिया है, बट दिमाग लगाना, फिर कैलकुलेट करने की कोशिश करना, आंसर मत देखना। एनी क्वेश्चंस? अच्छा, होमवर्क ले लो। क्वेश्चन नंबर है 27, 28, 29, 30 क्या हुआ है, 31 भी है क्या? थर्टी वन कल करेंगे क्लास में, कर सकते हो, NAV कैलकुलेशन का ही है, तो 33। ठीक है, 33 अप टू 33 आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, अप टू 33 जितने भी क्वेश्चन हैं। और बाकी क्वेश्चंस बचे हैं, आई थिंक 7 और 8 क्वेश्चंस और बचे हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली कल हो जाएंगे या फिर कल या परसों क्लोज। ठीक है, इसमें से भी कुछ और चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे म्यूचुअल, सॉरी, अपने पोर्टफोलियो में। चलो, एनी क्वेश्चंस? 10 मिनट दे रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक नाउ, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एनी अदर क्वेश्चंस? डाउट है? नहीं है? चलो, लेट्स क्लोज द सेशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट।